आ रही है सबको? यस 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 मैम, यस। वालेकुम अस्सलाम। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने फैटी लीवर इसलिए सिलेक्ट किया था कि हमारे प्रैक्टिस में जब भी हम देखते हैं तो बहुत सारे पेशेंट जो है आजकल रिपोर्ट्स लेकर आते हैं और वो ये कहते हैं हमको कि हमको फैटी लीवर हुआ है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ थी और आपको कैसे पता चला कि आपको फैटी लीवर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एन एक्सीडेंटल फाइंडिंग। यानी वो किसी दूसरी तकलीफ या शिकायत की वजह से वो गए थे और सोनोग्राफी कराए एंड देन उसमें लिख कर आता है फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर। और वो पेशेंट जो है फिर पैनिक हो जाते हैं और वो फिर हमारे पास आते हैं। अदरवाइज उनको ऐसे कोई खास सिम्टम्स नहीं मिलती है। तो चूंकि ये एसिम्टोमेटिक है एंड इट में द फर्स्ट डिग्री फैटी लीवर में टर्न इनटू द सेकेंड डिग्री और इस तरीके से। दूसरा इसमें मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर मतलब मैं 3 या 4 ही दवाएं बताऊंगी, मुफ्त दवाएं बताऊंगी जो फैटी लीवर या इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर में काम में आती है। और बाकी आप लोगों को तो काफी पता है कि कौन कौन से मतलब यूनानी में जो है बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है और जो बेस्ट लीवर मेडिसिन है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे पास मतलब क्वेश्चन होता है पहले पेशेंट का कि ये फैटी लीवर अगर हो गया है तो कैन वी रिवर्स इट? क्या हमारा लीवर वापस से नॉर्मल हो सकता है? दूसरा वो कौन कौन सी चीजें खाए जिससे जो है उनके फैटी लीवर को जो है वो रिवर्स करने में मदद मिले। और तीसरा उनकी मतलब हमसे एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि ये फैटी लीवर फर्स्ट डिग्री जो है वो सेकंड डिग्री नहीं हो। तो पहला एक्सपेक्टेशंस लोगों का ये था कि कैन वी रिवर्स इट, सेकंड कैन और वी शुड नॉट लैंड इनटू सेकंड डिग्री फैटी लीवर। और थर्ड जो होता है उनको हमको कौन से मतलब परहेज बताना है, कौन सी चीजें यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर हम एक लफ्ज में कहें तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैटी लीवर जो होता है उसकी बड़ी वजह जो होती है वो फॉल्टी लाइफ स्टाइल होती है। ओके। तो हमको ऐसी चीजें पेशेंट को बताना है जिससे उनका फैटी लीवर फर्स्ट डिग्री है तो रिवर्स हो जाए और अगर फर्स्ट डिग्री है तो सेकंड डिग्री में लैंड नहीं हो पेशेंट। तो आज का जो मेरा मैंने लेक्चर को तरतीब दी हूँ उसी हिसाब से दी हूँ। देखिए हम सब ये बता देंगे पेशेंट को कि आप ये खाओ ये मत खाओ। खास करके डाइटरी फैक्टर्स जो है इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन फैटी लीवर और इन द मैनेजमेंट ऑफ फैटी लीवर। ठीक है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये कहती हूँ पेशेंट से कि आप जो है अखरोट खाइए, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि अखरोट में ऐसी कौन सी चीज है जिससे उसके फैटी लीवर को करेक्ट करने में या मैनेज करने में मदद मिलेगी। सो इफ वी वांट टू बी यू कैन से This call is now being तो हमको recorded. ये मालूम होना चाहिए कि हम जो चीज पेशेंट को मना कर रहे हैं वो क्यों मना कर रहे हैं और अगर हम पेशेंट से कोई चीज खाने के लिए कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं और वो किस तरह उसके लिए बेनिफिशियल होगी। ओके। तो ये एक छोटी सी मैं तमहीद पालना चाह रही थी पेशेंट को मतलब या हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले। अब मैं हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी ये नजर आ रही है, स्लाइड नजर आ रही है? यस मैम, यस। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ब्राइट कर रही हूँ। ओके। सो मैनेजमेंट ऑफ फैटी लीवर। तो एज वी नो द लीवर में लेफ्ट लोब राइट लोब होता है और ये एक सरफेस एनाटॉमी है लीवर की। इसमें हमको मैं बहुत ज्यादा मतलब थेरोटिकल नहीं जाऊंगी। आई गो मोस्ट ऑफ द माय स्लाइड विल बी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके। जो हमको डे टू डे पेशेंट्स को कहने में आसानी होगी और हमको क्या कैसा डाइट चार्ट बताना है पेशेंट को कि उनको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है या डिनर में, या एक यू कैन से ब्रॉड आइडिया अबाउट द डाइट ऑफ द फैटी लिवर पेशेंट। तो ये मैं बताऊंगी। सो एज वी नो दैट लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी
and it weighs about 1500 gram, or you can say 2.5% of the total body weight. कलर जो होता है, as we know, it is reddish brown, and shape जो होता है ये wedge shaped होता है. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमको एज एन एक्सपर्ट मालूम होना चाहिए, इट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल लीवर. ओके, एज यू नो के जो सेल होते हैं लीवर के, वी कॉल देम एज हेपेटोसाइट्स. सो हियर यू कैन सी द सेंट्रल वेन, और इस सेंट्रल वेन में आपको यहाँ पे देखिए ये बाइल डक्ट है, और ये बाइल कैनालिक्यूल्स मिलेंगे, यानी बारीक बारीक नालियां मिलेंगी. यहाँ पर आपको ये साइनोसॉइड्स मिलेंगे, ये रेड कलर्स के जो नजर आ रहे हैं ये पूरे साइनोसाइड्स है. ये कुपर सेल्स है, ये ब्लू कलर के, और ये कुपर सेल्स आप लोगों को पता है ये मैक्रोफेजेस होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफ दे यू कैन से एंटर इनटू द लीवर, तो ये जो कुपर सेल्स है ये उनको खा जाते हैं. एंड हियर यू कैन सी द हेपेटोसाइट्स. ओके, एंड यहाँ पर यू कैन सी द पोर्टल वेन ब्रांच है, और ये हेपेटिक आर्टरी है. यहाँ पर भी आप देखेंगे ये एंडोथेलियल सेल्स है, और इस तरीके से जो होता है ये एक हमको ब्रॉड आइडिया में दे रही हूँ अबाउट द हेपेटिक प्लेट. तो एक हेपेटिक प्लेट में आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल हिस्टोलॉजी. मैम, unable to see the slide, मैम. मैं फिर से शेयर करती हूँ. हाँ, अब आ रही है नजर? हेलो? हाँ, नहीं मैम, अभी नहीं आ रही है. यस यस आ रही है नहीं आ ना. रही है? जी जी आ रही है. नहीं, आ रही है, क्लियर. ओके, तो ये जो फैटी लीवर का भी अभी अगर मैं प्रिवेलेंस बताऊंगी तो आप लोग चौंक जाएंगे कि ये कितना कॉमन हो चुका है आजकल. ओके, तो ये नॉर्मल हिस्टोलॉजी है. ठीक है, ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई डिजीज को अगर मैनेज कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं ना, तो उसके हमको बारीकी भी जानना चाहिए. तब पेशेंट जो है वो हमसे इम्प्रेस हो सकते हैं कि द डॉक्टर नोज एवरीथिंग अबाउट माय डिजीज एंड ही विल और शी विल मैनेज माय डिजीज वेरी वेल. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ना ये नॉर्मल हिस्टोलॉजी स्लाइड इस तरह नजर आती है आपको. ये सब जो है ये हिपेटोसाइट्स नजर आ रहे हैं, ये सेंट्रल वेन है यहाँ पर, और ये साइनोसॉइड्स वगैरह नजर आएंगे. अब देखिए, जब अगर हम फैटी लीवर की बात करते हैं तो उसको हम दो मतलब ब्रॉड कैटेगरीज कर सकते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. यानी अभी पहले लोगों को बड़ी हैरत हो जाती थी कि हम तो शराब नहीं पीते, फिर हमको क्यों ये हुआ है, फैटी लिवर हुआ है ना. तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो है सिर्फ जो लोग शराब पीते हैं उनको ही मतलब फैटी लिवर हो सकता है. तो ऐसा नहीं है, नॉन अल्कोहलिक लोगों को भी फैटी लिवर होता है, और एंड इट इज कॉल्ड एज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. तो अब आप यहाँ देखेंगे ये जो सफेद सफेद जितने भी स्पॉट्स नजर आ रहे हैं. ओके, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ. तो यहाँ पर ये व्हाइट व्हाइट जो आपको धब्बे नजर आ रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट धब्बे नहीं है, बल्कि ये पूरे फैट से. तो ये जो है क्या होता है, सेल में जो है फैट जमा होना शुरू हो जाती है, और ये फिर सेल के न्यूक्लियस को, ये जो छोटे छोटे ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये पूरे न्यूक्लियस है. क्योंकि मैं हिस्टोलॉजी भी पढ़ाती हूँ कॉलेज में, इसलिए मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है हिस्टोलॉजी में. तो यहाँ पर देखिए ये पूरे व्हाइट कलर के आपको जो सर्कल नजर आ रहे हैं छोटे 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 सब, ये सब के सब फैट टिश्यू है. और फैट्स जो होता है वो कोई भी स्टेन को कबूल नहीं करता. तो यहाँ पर देखेंगे ये आपको नॉर्मल सेल्स जो है पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं यहाँ पे कुछ सेल्स, लेकिन जब फैट आ जाती है ना तो फैट वो कोई भी स्टेन को कबूल नहीं करता. यानी इयोसिन है, हीमोक्साइलिन है, इस तरह के जो कलर होते हैं ना ये उनको कबूल नहीं करता, इसलिए ये व्हाइट नजर आता है. तो इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है. तो इट इज ग्रेटर देन 5% हेपेटिक स्टीओसिस, एब्सेंस ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये यहाँ पर इस तरह होगा. और एक और होती है फैटी लिवर जिसे हम नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, या हेपेटिक स्टीओसिस कहते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी स्लाइड है, ये देखिए आप, ये पूरे के पूरे ये सब पूरी फैट्स जमा हो गई है. ठीक है,
तो इस तरीके से हिस्टोलॉजिकल जो है वो चेंज आता रहता है पेशेंट के लीवर में। तो इस तरह आपको ये मतलब अगर एडिपोज टिश्यू अगर कम है तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट डिग्री है, और अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो हमको हिस्टोलॉजिस्ट जो है वो या सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आएगा कि इट इज द सेकंड डिग्री फैटी लीवर। ठीक है, तो what is fatty liver? How we will define it? Non-alcoholic fatty liver disease is a condition in which fat builds up in liver. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारे पास ज्यादा पेशेंट जो आएंगे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के आएंगे। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेन हमारा कंसंट्रेशन होगा ऑन नॉन अल्कोहलिक या नाफाल्ट जिसे हम कहते हैं। ओके, सो ये अब जो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज थी, इसका उन्होंने जो है नाम बदल दिए हैं 2023 में, और उसको नाम दिया गया मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टोटोटिक लिवर डिजीज। ओके, एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक या नैश जिसे कहते हैं, दे आर द टाइप ऑफ नाफाल्ट। ओके, तो इस तरीके से ये फैटी लिवर का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे प्रिवेलेंस देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड प्रिवेलेंस जो होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का, ये 25% है। यानी आप देखिए कितना ज्यादा, यानी अगर हमारे पास 100 लोग हैं, अगर हम 100 लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें से 25 लोगों को तो डेफिनेटली फैटी लिवर मिलेगा। और अगर इसका हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है अगर पेशेंट को, तो डायबिटिक पेशेंट में 55.5% जो है वो आपको मतलब पेशेंट जो है वो मिलेंगे फैटी लिवर के। ठीक है, और चिल्ड्रन भी जो होते हैं, अब हम ये क्या करते हैं कि हम कभी कभी चिल्ड्रन को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, तो वी शुड नॉट इग्नोर चिल्ड्रन। अगर वो ओबेस बच्चा है तो उसकी सोनोग्राफी हमको जरूर करानी है, और वो बच्चे में भी हमको जो है वो फैटी लिवर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल पॉपुलेशन में ये 1.5 to 6.5% होता है, और ये जो डेटा है ये 2019 का है, और ये इस जर्नल में पब्लिश्ड हुआ था। ओके, अब सिम्टम्स जैसे मैंने बताया जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स जो है वो हमको मिलते हैं अगर हम उसको गौर से देखेंगे तो। जैसे कुछ पेशेंट जो है वो हेवीनेस की शिकायत करते हैं, या डल पेन, माइल्ड डल पेन जो होता है राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन होता है, और इस तरीके से मस्से जो है वो गर्दन पर ज्यादा आते हैं, बॉडी पर भी आना शुरू होते हैं लेकिन गर्दन पर ज्यादा आने लगते हैं। सो इट इज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ फैटी लिवर। दूसरा, गर्दन जो है वो काली होने लगती है। इस तरीके से यहाँ पर ये फोटोग्राफ में आप लोगों को नजर आ रही है स्लाइड? हेलो, नो मैम। मैम पहली स्लाइड जो चल रही है वही चल रही है, एक स्लाइड चल रही है पहली, अब आया फर्स्ट स्लाइड, अब आया सेकंड स्लाइड। ये आई थी फैटी लिवर की आई थी, अब आई है। हेलो, इमेज नहीं है इसमें मैम, इमेज नहीं है। अब आई है मैम, अब इमेज, अब फैटी लिवर अब आया है मैम। ओके, ये प्रिवेलेंस वाली स्लाइड अब फैटी लिवर नॉन जी जी अल्कोहलिक अब आई है, प्रिविलेज वाली भी आई। हाँ, तो जो मैं कह रही थी आप लोगों से कि 25% पॉपुलेशन में जो होता है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे तो 25% जो है वो आपको फैटी लिवर के पेशेंट मिलेंगे, और अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है तो उसमें ये प्रिवेलेंस और बढ़ जाता है, और ये मैं बताऊंगी कि क्यों बढ़ जाता है। इट इज 55.5% होता है, और बच्चों में जो होता है ये 7.6% होता है। ठीक है, अब अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, अब नजर आ रही है स्लाइड सिम्टम्स वाली? जी आई। हाँ, तो यहाँ पर यस जनरली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मस्से आने लगते हैं। तो अगर हमारे मतलब एज होने के बाद 40 या उससे भी अर्ली अगर एज होती है, और यहाँ पर अगर आपको गर्दन पर या बॉडी पे मस्से नजर आना शुरू हो रहे, तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ दैट द पर्सन हैज डेवलप्ड फैटी लिवर। देन सेंट्रल ओबेसिटी होती है। जितने भी लोगों के अगर आपको बड़े पेट नजर आएंगे, ओके, तो इट इज एन इंडिकेशन दैट द पर्सन इज हैविंग फैटी लिवर। और अगर आपको सिर्फ सिंपली अगर अपने आप को असेस करना है कि डू यू हैव सेंट्रल ओबेसिटी, तो आप खड़े हो जाइए स्ट्रेट, और फिर आपके पैर के अंगूठों को देखने की कोशिश कीजिए। इफ यू आर एबल टू सी योर टोज,
ग्रेड टो, या आप आपके पैर के अंगूठे देख सकते हो झुककर, यानी सिर्फ गर्दन झुकाकर, तो इसका मतलब है अभी आपको इतनी ज्यादा सेंट्रल ओबेसिटी डेवलप नहीं हुई है। ओके, सो दिस इज, मैं ये आपको बताऊंगी कि कितना एब्डोमिनल गर्थ है, तो उसमें कितना परसेंटेज मतलब रिस्क फैक्टर ज्यादा है फैटी लीवर के लिए, ठीक है। देन जैसे जैसे फैटी लीवर एडवांस होता जाता है, द पर्सन में डेवलप नॉशिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, एंड इन सीवियर केसेस ईचिंग शुरू हो सकती है पाम एंड सोल में, ठीक है। अब आप सब लोगों को मालूम है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स बीएमआई, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आपकी क्लिनिक में अगर हाइट मेजरिंग टूल है या स्केल है और वेट की वेइंग मशीन है, तो ऑनलाइन जो होता है बीएमआई कैलकुलेशन होता है ऐप, आप सिर्फ आपको हाइट और वेट उसमें डालना है और वो आपको बीएमआई कैलकुलेशन करके दे देगा। तो अगर बीएमआई 18.5 है तो इसका मतलब है वो बंदा जो है अंडर वेट है। 18.5 से 24.9 जो होता है वो नॉर्मल वेट होता है। यहाँ पे मैं 24 नहीं कहूंगी बल्कि 23, बीएमआई अगर 23 है तो नॉर्मल है। ओके, ओवरवेट जो होता है इट इज बिटवीन 25 टू 29। ओबीस क्लास 1 में आ जाएगा 30 टू 34, ओबीस क्लास 2 35 एंड 39 के दरमियान बीएमआई, और वेरी ओबीस पर्सन ग्रेटर देन 40 हो जाता है। तो ये सब डेंजरस साइन है कि ऐसे लोग जो होते हैं जो ओबीस क्लासिफिकेशन में आते हैं, डेफिनेटली मस्ट बी हैविंग फैटी लीवर। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल ओबेसिटी यानी एक ओबेसिटी को मेजर करने का एक और पैमाना है जिसे हम कहते हैं वेस्ट टू हिप रेशो। तो ये बहुत सिंपल है, आप एक सिंपल सा मेजर टेप आपके क्लिनिक में रखिए, और अगर पेशेंट आते हैं, अगर वो समझो सोनोग्राफी नहीं करा सकते, समझो कोई पेशेंट, हेलो हेलो नजर आ रही है स्लाइड्स मेरी? हेलो हेलो, यस 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 जी आ रही है मैम। यस मैम। ओके ओके, तो हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस बताई हूँ मैंने, तो ये वेस्ट सर्कमफ्रेंस से हमको समझ में आ जाएगा कि वी आर एट व्हाट लेवल, हम पेशेंट भी हाई रिस्क है या इंक्रीज रिस्क पे है। तो यहाँ पर हाइट और वेट ये करके यहाँ पर हम उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर कीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कितना फीमेल्स में जो है 88 एंड 80, अगर समझो किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर है तो वो इंक्रीज रिस्क में आती है कोई फीमेल, और अगर मेल 94 है तो, और अगर ये फीमेल में 88 हो जाता है तो वो हाई रिस्क में चला जाएगा, और अगर मेल में 102 है तो वो भी हाई रिस्क पे चला जाएगा। ओके, और ये सिंपल एक फॉर्मूला है वेस्ट रेशो या वेस्ट सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हाइट करते हैं, तो नॉर्मल अगर इट इज लेस देन 0.5 आता है तो ये नॉर्मल बंदा है, और अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 आता है तो ये इंक्रीज रिस्क होता है। यहाँ पर वेस्ट टू हिप रेशो आप देखेंगे तो जेंडर मेल और फीमेल में मैंने बताई हूँ, एक्सीलेंट उन लोगों का होता है जिनका इट इज स्मॉलर देन 0.85 मेल्स में, एंड फीमेल में इट इज 0.75। तो ये एक चार्ट आप लोग, मैं ये शेयर कर दूंगी, तो ये आप लोग आपके क्लिनिक में आप रख सकते हो, तो इससे हमको क्या होगा, आसानी होगी स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हाइट के है, मतलब 5 फीट है, अगर किसी की हाइट 5 फीट 2 इंचेस 5'4" अप टू 5'10", और यहाँ पर उनका हेल्दी वेट या बीएमआई दिया गया है, तो बीएमआई 18.5 टू 24.9 दिया गया है, तो 5.8 इंच है, तो वेट कितना होना चाहिए, 125 टू 158 पाउंड होना चाहिए, और ये ओवरवेट कितना है और ओबीस कितना है। तो यहाँ पर आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी, यानी बीएमआई भी आप देख सकते हो, वेट कौन सी कैटेगरी में आएगा वो देख सकते हो, और उसकी हाइट। तो इस तरीके से ये तीनों चार्ट अगर आप एक प्रिंट आउट लेके रख देते हो क्लिनिक में तो काफी मदद होगी स्क्रीनिंग करने के लिए, यानी विदाउट सोनोग्राफी ऑल्सो यू कैन से कि पेशेंट को फैटी लीवर है या नहीं है। ओके, अब आप लोगों ने कॉलेज में पढ़े होंगे कोरी साइकिल, ये बहुत मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगी अगेन, या बहुत थेरोटिकल नहीं जाऊंगी, हमको सिर्फ ये जानना है कि जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज जो है ये हमारे एनर्जी फ्यूल होते हैं, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन फैटी लीवर। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे ग्लूकोज, जो भी चीज हम खाते हैं
वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो दो जगह भेज दी जाती है, एक तो लीवर में भेजते हैं और मसल्स में भेजते हैं। मसल्स में क्या होता है, मसल्स को भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो इसलिए ग्लूकोज का मतलब मेजर पार्ट जो होता है या ज्यादा हिस्सा जो है वो कहाँ भेजा जाता है, मसल्स को, सॉरी, मसल्स को ज्यादा भेजने की वजह ये होती है कि अगर हम काम कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं, तो ये हमको एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अब अगर और कुछ हिस्सा जो होता है उसका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर स्टोर करता है आगे के काम के लिए। लेकिन अगर हम सिडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, मसल्स जो है वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे और वो जो ग्लूकोज ब्लड में है वो जो है वो लीवर में जाना चाहेंगे, ठीक है। जब लीवर में ग्लूकोज को जाना है तो उसके लिए इंसुलिन की जरूरत होगी, ओके। यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप होता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर ओबेसिटी को कैसा हमको डेवलप करता है या क्यों ओबेसिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स में लेकर जाने की कोशिश करेंगी। एक हद तक जो है वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होंगे और लीवर में मतलब डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारेंगे तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है ब्लड में रहेंगी और वो इंसुलिन जो है फिर वो इनसफिशिएंट हो जाएंगी टू कन्वर्ट दैट और टू टेक दैट ग्लूकोज इनटू द लीवर सेल्स। और उसके नतीजे में क्या होगा, पैंक्रियाज दे विल कीप ऑन सिक्रेटिंग इंसुलिन और एक वक्त ऐसा आएगा जब पैंक्रियाज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से फिर जो फैट्स जो बनेंगी वो लीवर जो है वो पूरे के पूरे लीवर सेल्स में जो है वो फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। सो ये एक मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो होती है फैट्स जो है वो लीवर में डिपॉजिट होने लगती है और स्लोली जो है वो फैटी लीवर डेवलप हो जाता है, ओके। इसके अलावा व्हाट आर द अदर कॉजेज, जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक यानी अगर आपके पेरेंट्स को है, माँ बाप में से किसी को है या माँ बाप में किसी को डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, ये तमाम चीजें जो है अगर हमको मतलब विरासत में सिर्फ जायदाद नहीं मिलती है, ये डिजीजेस भी मिलती है, ओके। तो ये अगर किसी के पेरेंट्स को है या फैमिली टेंडेंसी है तो मोस्ट लाइकली दैट दीस पर्सन आर गोइंग टू डेवलप फैटी लिवर। देन ओबेसिटी, देन बैड एचडीएल एंड एलडीएल रेशियो, यानी अगर आप लिपिड प्रोफाइल देखते हो पेशेंट का और अगर आपको ये एचडीएल टू एलडीएल रेशियो अगर बहुत मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट मिलता है तो अगेन ऐसे लोगों में फैटी लिवर होता है। देन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, कुछ दवाएं जो होती है दे अगेन इंड्यूस डायबिटीज सॉरी फैटी लिवर एंड वायरल इन्फेक्शंस, ओके। देन व्हाट आर द कनेक्शन बिटवीन फैटी लिवर एंड हार्मोन्स। दो हार्मोन को खास करके मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगी कि फैटी लिवर इट बफर्स द कॉर्टिसोल। हमको पता है सुप्रारेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल का क्या होता है, सिक्रीशन होता है और ये हार्मोन जो होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सो द लिवर कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। So what happen in fatty liver? This control is lost and hence cortisol causes deposition of fat in the body। यानी क्या है, cortisol जो है, इसलिए देखेंगे जो लोग बहुत स्ट्रेस में भी होते हैं ना, they also develop insulin resistance and they also develop obesity। तो वो जो obesity होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है और कॉर्टिसोल भी जो होता है ये लाइपोजेनेसिस करता है यानी फैट्स बनाता है जिस्म में और उसके नतीजे में लीवर में भी फैट डिपॉजिट होने लगती है, ओके। एंड देन एस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है, इट आल्सो इंक्रीजेस इन फैटी लिवर, ठीक है। नाउ कम टू द मेन पार्ट, दैट इज द मैनेजमेंट पार्ट, है ना, जो हमको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। ये आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? हेलो, यस जी जी मैम आ रही हूँ। प्लीज कोई भी आप लोग में से कोई भी एक आंसर कर दीजिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है आप लोगों को फिर स्लाइड नजर आ रही है नहीं। मैनेजमेंट में पहले हम डोंट की बात करेंगे कि डोंट ईट फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट, है ना। अभी आप सोचोगे कि ज्यादातर तो मतलब अगर आप कोई भी सीरियल देखेंगे, कोई भी फिल्में देखेंगे या यूरोपियन लोग जो है वो फ्रूट्स खाते हैं, है ना। इट इज अ वेरी बैड आइडिया, डोंट ईट फ्रूट्स इन द ब्रेकफास्ट। आप क्या ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, अगर आपको फ्रूट्स पसंद है
तो आप ऑरेंजेस लेना चाहिए। ओके, ऑरेंजेस जो है वो एक क्या करता है, एसिडिक माहौल क्रिएट करता है मैदे में, और उससे जो है वो डाइजेशन में मदद मिलती है। ठीक है, तो लेकिन वो आधा घंटा पहले लेना चाहिए ब्रेकफास्ट से। अब फ्रुक्टोज जो फ्रूट में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो अगेन इट गेट डिपॉजिटेड इनटू द लिवर। तो अगर किसी को फैटी लिवर की शुरुआत हो गई है और वो अगर आप मतलब बहुत काफी दिनों तक अगर आप फ्रूट्स ही लोगे ब्रेकफास्ट में, तो अगेन दैट फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, एंड देन इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ फैट। इसलिए फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि फ्रुक्टोज इंक्रीजेस स्पाइक्स ऑफ इंसुलिन एंड दिस हार्मोन कॉजेज लाइपोजेनेसिस लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लिवर। डोंट कट फैट एंड प्रोटीन फ्रॉम डाइट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, खास करके फैट के बारे में मैं बात करूंगी तो उनको ऐसा लगता है कि फैटी लिवर हो गया तो अब बिल्कुल तेल और घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ओके, कौन सा तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ट्रांस फैट में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी वनस्पति जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। डीप फ्राइड फूड्स नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट देसी घी, अगर आप घर में देसी घी बनाते हैं तो उसके 2 चम्मच डेली लेनी चाहिए। ठीक है, डोंट टेक जंक फूड एंड बेकरी आइटम्स। तो ये हो गया पूरे डोंट्स। तो यहाँ पर देखिए ट्रांस फैट जो होता है, आपको पेशेंट को हमको बताने के लिए पेशेंट की भाषा में हमको आना चाहिए, या उनको जो चीज समझ में आएंगी तो उनसे कहना है कि डीप फ्राइड में आजकल बच्चे बहुत खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज, चिकन नगेट्स बच्चे बहुत खाते हैं, चीज बर्गर खाते हैं, पाई खाते हैं, डोनट्स की तो अभी बाकायदा डोनट्स के आउटलेट खुल गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो बच्चों को स्ट्रिक्टली नहीं देनी चाहिए, बिकॉज इट मे लीड टू फैटी लिवर। ओके, अब आ जाइए मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें हमें लेनी चाहिए। ओके, तो सुबह में अगर आप उठते हैं तो ग्रीन टी आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपको पता होना चाहिए। स्लाइड फिर से नहीं है, नजर आ रही है, जस्ट अब नजर आ रही है यहाँ पर। जी मैम, पहले भी थी अब भी है। ओके, तो आप सबसे पहले तो नींबू पानी पी सकते हो। जो जिन लोगों का मिजाज सर्द मिजाज नहीं है, या जिनको नींबू पानी से जोड़ों में दर्द वगैरह नहीं होता है, वो लोग जो है वो ये ले सकते हैं, मतलब नींबू पानी सुबह में एम्प्टी स्टमक। ग्रीन टी भी ली जा सकती है, एंड डैंडलियन के टी बैग्स अभी मिलते हैं, तो डैंडलियन टी भी ली जा सकती है, या ब्लैक कॉफी। ओके, ब्लैक कॉफी आप सुबह में ले सकते हैं, या दिन भर में 2 से 3 कप ब्लैक कॉफी के जिन लोगों को फैटी लिवर है वो पी सकते हैं। ओके, देन क्यों अगर हम कह रहे हैं कि आप नींबू पानी पीजिए, या आप ग्रीन टी लीजिए, या आप डैंडलियन लीजिए, या ब्लैक कॉफी लीजिए, ये अगर हम पेशेंट से कहते हैं तो क्यों कहते हैं? बिकॉज लेमन कंटेन लिमोलिन विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट and it activates enzymes। प्लीज म्यूट कीजिए, किसी का ये ऑन है माइक, प्लीज म्यूट कीजिए। तो ये it detoxify the toxic material। ओके, विटामिन सी इट इज अ विटामिन सी जो होता है लेमन में जो होता है वो कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, और ये कोएंजाइम जो है इट इज अ कोएंजाइम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस व्हिच ब्रेक डाउन फैट। तो इसलिए जो है लेमन टी या अगर कोई नींबू पानी पीता है तो इट विल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स। ग्रीन टी जो होता है इट कंटेन्स कैटेजिन्स व्हिच ब्रेक डाउन फैट्स एंड डिक्रीज स्पीड ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लिवर। डैंडलियन रूट क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ बाइलिन। ठीक है, ब्लैक कॉफी रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। Coffee contain compounds like chlorogenic acid with anti-inflammatory properties। क्योंकि फैटी लिवर हो रहा है तो it is a sort of an inflammation। Okay, so chronic inflammation is a key driver for fatty liver disease and coffee may help mitigate it। Okay, so कॉफी जो है ब्लैक कॉफी, नॉट द रेगुलर कॉफी, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इट इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। सो कॉफी कंजम्पशन में इम्प्रूव how your body uses insulin, potentially reducing fat storage in the liver। एंटीऑक्सीडेंट पावर होती है इसमें ब्लैक कॉफी में, और स्लो डिजीज प्रोग्रेशन होता है।
तो इस तरीके से अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में ब्लैक कॉफी लेते हैं 1 to 3 कप डेली, तो मोस्ट प्रोबेबली जो फैटी लिवर फर्स्ट डिग्री है इट वोंट टर्न इनटू अ सेकंड डिग्री। ओके, दूसरा, अब अगर हम लंच या डिनर वगैरह की बात करें तो ये साल जो है गवर्नमेंट की तरफ से ईयर ऑफ गवर्नमेंट ने मतलब इंटरनेशनली इट इज डिक्लेयर मिलेट्स ईयर। तो यहाँ पर मिलेट्स में कौन कौन से, हम जवार, बाजरा, पेशेंट से कह सकते हैं कि आप जवार की रोटी, बाजरे की रोटी खाइए, बेसन की रोटी खाइए, दालें खाइए, और यहाँ पर देखिए जितनी भी वेजिटेबल्स यानी ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, गार्लिक, अनियन, कैबेज, खास करके ब्रोकोली, यहाँ पे देखिए ब्रोकोली का फोटो कार्ड यहाँ पर है, ये ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, लेट्यूस, एस्पेरागस, ये एस्पेरागस है, सोयाबीन, पीनट्स, बीटरूट वगैरह जो है, ये तमाम चीजें जो है हमको लेनी चाहिए। ओके, अभी मैं आपको बीटरूट में जो होता है वो कैरोटीनॉइड होता है, विटामिन ए होता है, इसलिए भी हमको ये लेना चाहिए, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं। देन मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, घर का अचार, घर का जो अचार बना हुआ होता है, क्योंकि उसमें हम विनेगर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं या नींबू का भी अचार बनाते हैं, तो इट इज गुड फॉर फैटी लिवर। एप्पल सीडर विनेगर भी अच्छा होता है, एंड एज आई सेड 2 स्पून ऑफ देसी घी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पेशेंट ले सकता है क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट होता है, इसलिए 2 स्पून ऑफ देसी घी लेने में कोई भी हर्ज नहीं है, ये आपके फैटी लिवर को नहीं बढ़ाएगा। रेड मीट इज गुड, आप हफ्ते में एक बार रेड मीट का कंजम्पशन कर सकते हो, एग यॉक यानी अंडे की जर्दी, रेड मीट, लीवर, कलेजी आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो, चिकन, फिश एंड एग्स, दीज आर वेरी गुड इन फैटी लिवर। तो इस तरीके से दूसरी एक चीज है जिसे केफिर कहते हैं, अगर आप अमेज़न पे देखोगे तो ये केफिर जो होता है जैसे जिनसे ये प्रोबायोटिक है, ओके, और ये इसके ग्रैन्यूल्स इस तरीके से दाने मिलते हैं, और जिस तरह हम दही जमाते हैं उसी तरीके से एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम केफिर को घर में बना सकते हैं, और ये रेडीमेड भी मिलता है लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है, तो हम इसको जैसे जिस तरह दही जमाते हैं हम इस तरीके से केफिर भी जमा सकते हैं। स्लाइड नजर आ रही है? यस मैम। तो ये जो केफिर है इसको हमको खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, या 2 से 5 जब हम खाली पेट होते हैं उस वक्त पीना है। तो इसको किस तरह बनाना है, आपको आधा ग्लास जो है केफिर लेना है, आधा ग्लास उसमें पानी डालना है, और 5 चम्मच जो है हमको जीरा पाउडर डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है, एंड इट विल बी अ गुड यू कैन से ड्रिंक, और ये हमको केफिर पीना है, तो ये एक बहुत अच्छा जो है प्रोबायोटिक बनता है। देन फ्रूट्स में अगर पेशेंट हमसे कहे कि हम कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, तो पेशेंट से हम कहेंगे नाशपाती इज गुड फॉर देम, ये इसे ग्रेप फ्रूट कहा जाता है, ये अभी मिलता है, पहले नहीं मिलता था, अब इंडिया में सब मिलता है। ओके, देन ग्रेप्स है, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज, यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए सब टाइप के बेरीज को बताया है। एप्पल इज गुड एंड बनाना इज ऑल्सो गुड, और अगर पेशेंट ये कहे कि ड्राई फ्रूट्स में वो क्या खाए, तो उनसे हमको कहना है वॉलनट वो खाए। वॉलनट पेशेंट डर जाएंगे, तो पेशेंट से ये कहना है कि वॉलनट इज गुड फॉर योर फैटी लिवर, इट विल डिक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड इसमें जो होता है अर्जिनाइन एंजाइम होता है, ओके, और ये जो अर्जिनाइन एंजाइम जो होता है इट इज गुड फॉर यू कैन से द मैनेजमेंट ऑफ फैटी लिवर, ठीक है। देन कम टू द सप्लीमेंट्स, अगर समझो ये सब डाइट फैक्टर्स के बावजूद भी अगर किसी का जो है फैटी लिवर ये नहीं हो रहा है, मतलब करेक्ट नहीं हो रहा है, या अगर पेशेंट आपके पास आते हैं जो 2nd डिग्री फैटी लिवर के हैं या इन एडवांस स्टेजेस है, तो हम उनको कुछ सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे विटामिन ई 800 मिलीग्राम ओडी हम रिकमेंड कर सकते हैं इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों को आजकल है, तो वी शुड रिकमेंड विटामिन डी 800 IU डेली या 6000 जो इंटरनेशनल यूनिट होता है वंस इन अ वीक। देन कॉलिन होता है, ये मिलते हैं, अवेलेबल है 300 to 400 मिलीग्राम इन एडवांस स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर, एंड प्यूरिफाइड बाइल सॉल्ट्स भी मिलते हैं इन केस ऑफ रिड्यूस बाइल प्रोडक्शन। तो अगर सब जो गॉल स्टोन्स वगैरह भी है तो
या रिड्यूस बाइल प्रोडक्शन है, तो ऐसे लोगों में हम प्यूरिफाइड बाइल सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। मिल्क थिसल भी होता है, ये महंगा होता है और इजीली अवेलेबल भी नहीं है, बट इट कंटेन्स सिलिमेरिन, और ये जो है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिवर प्रोटेक्टिव इफेक्ट। इस पे बहुत सारी अभी मतलब ये मैं कहूँगी रिसर्च चल रही है। तो इस तरीके से यानी अगर आपके पास कोई आउट ऑफ इंडिया रेसिडेंट वाले पेशेंट है तो आप उनको ये सब चीजें रिकमेंड कर सकते हो। देन द बेस्ट चीज जो है फैटी लिवर के लिए अगर हमको रिकमेंड करना है पेशेंट को, तो हम ये कहेंगे पेशेंट से कि आप फास्टिंग पे जाइए, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाइए या आप रोजे रखिए। हफ्ते में 2 दिन या महीने में 3 दिन तो रोजा रखना ही चाहिए उन लोगों ने। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मतलब रेजिम्स मिल जाएंगे अबाउट द इंटरमिटेंट फास्टिंग। शुरुआत आप 16 घंटे से कीजिए, या पेशेंट से कहिए कि 16 घंटे की फास्टिंग से आप शुरुआत कीजिए, देन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 18 एंड अप टू 20। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी कैलोरी इंटेक कम हो जाएंगी, और कैलोरी इंटेक कम हो जाएंगे तो बॉडी जो है एनर्जी के लिए जो फैट डेपो है या जहाँ कहीं पर भी फैट डिपॉजिट है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, या देयर विल बी कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट, और फैट कैटाबोलाइज होगी तो नेचुरली वो लीवर में से भी सबसे पहले फैट को लेगा, और इस तरीके से फैटी लीवर को करेक्ट करने में आसानी होगी। ओके, नाउ कम टू द मेडिसिनल पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम यूनानी मुफरदात की बात करेंगे तो कुटकी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको अक्सर जिगर का फॉर्मूला, तो कुटकी जो होता है ये थोड़ी सी बिटर होती है, लेकिन इट हैज गॉट एंटी इंफ्लेमेटरी एंड डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी, so it reduces inflammation and it will improve the liver function. ये बहुत आसानी से अवेलेबल भी होती है, बहुत महंगी भी नहीं है। देन कासनी सबको पता है इसके बारे में, तो it will stimulate the bile production which aids in digestion and fat metabolism, so it will reduce fat accumulation in the liver. Then वही आंवला, ये भी आप सब लोगों को पता है, ये भी लिवर प्रोटेक्टिव है। देन मैंने इससे पहले और आप लोगों से बताया था पुनर्नवा भी जो होती है, वो भी एक मेडिसिन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैटी लिवर एंड द मैनेजमेंट ऑफ फैटी लिवर। इसमें मैंने बहुत ज्यादा यूनानी पैथोफिजियोलॉजी को नहीं रखी है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो बहुत सारे पेशेंट जो है उनको जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग पैथोफिजियोलॉजी। तो हमको डे टू डे हमारे प्रैक्टिस में हाउ वी शुड मैनेज द फैटी लिवर, तो इसके लिए ये एक मैंने छोटी सी कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि व्हाट इज फैटी लिवर ऑल अबाउट। सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। शुक्रिया मैम। एनी क्वेश्चन? 2 से 5 मिनट के लिए मैम को और जहमत देंगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये मैम, जो डायबिटिक आपने बताया, जो NIDDM के पेशेंट हैं उनको फैटी लीवर कॉमन, उनके लिए क्या प्रिकॉशन यही सब रहेगा जो डाइट में आपने बताया कि मॉर्निंग में फ्रूट नहीं लेना? हाँ, मॉर्निंग में उनको फ्रूट नहीं लेना है। They can have eggs. They can have eggs, they can have milk, they can have curd, मतलब ये सारी चीजें जो है नॉर्मल बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, ये they can have in breakfast. ब्रेकफास्ट में ये रखिए, मतलब जवार की रोटी होती है। और नींबू चाय का इस्तेमाल आपने बताया कि चाय को ब्लैक कॉफी पर ज्यादा ध्यान दिया। हाँ, ब्लैक टी भी ले सकते हैं। ब्लैक टी में अगर आप लेमन डालकर पीते हो तो वो भी बहुत अच्छी है। जी जी, ये चाय को अवॉइड करें सुबह में। यस। और जिसके चाय लगी हुई है 30 साल से, आहिस्ता आहिस्ता करके आदत छूट चाय का नशा ही नहीं उतर रहा है। मतलब हम लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, चाय नहीं छोड़ सकते। इसके लिए कुछ बता दीजिए। मैम जो पेशेंट आते हैं कुछ, यस मैम कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो खाने के बाद उनको ये लगता है कि हमारे पेट में और मतलब
पेट फूल गया है खाना खाने के बाद, तो इसको हम मैदे की बीमारी माने कि उसकी जिगर की? ये मोस्टली ये जिगर की भी हो सकती है सर। हमको उसका डाइट हिस्ट्री भी लेना है, हमको उसकी डाइट हिस्ट्री भी लेना है, और उसका जैसे मैंने कहा अगर वो सेंट्रल ओबेसिटी है उसको, तो डेफिनेटली ही मस्ट बी हैविंग फैटी लीवर। जी, सेंट्रल ओबेसिटी मैक्सिमम पेशेंट में होती है इस कंप्लेन में। यस, तो उनको ज्यादातर फैटी लीवर ही होता है। अच्छा, तो इनमें क्या पेशेंट वो मेरा जो नंबर है वो आप लोग अलाउद्दीन सर से ले सकते हो, एंड यू कैन पर्सनली आस्क मी क्वेश्चंस। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकती बिकॉज देयर आर गेस्ट इन माय प्लेस, तो माजरत चाहूंगी क्योंकि अभी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जी, जो भी बहुत बहुत क्वेश्चन है शुक्रिया सर, मैम। ये आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिए, इंशाल्लाह और डेफिनेटली आई ट्राई टू आंसर, और मैं ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगी सर। ओके मैम। थैंक यू रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो भी शेयर हो जाएगा, और दूसरे पीडीएफ मैम शेयर कर दीजिएगा। और एक चलते चलते हम बता दें, किसी ने मुरक्कबात के बारे में पूछा था, तो मुरक्कबात के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ग्रुप पर तफसील से बता देंगे कि लीवर, फैटी लीवर के लिए क्या क्या मुरक्कबात हैं। और मैम का बेहद शुक्रगुजार हैं, जिस तरह से हमको आज मैम ने एक बहुत ही हल्के अंदाज से एक बहुत बड़ी चीज बता दी। ये एक बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मैम को सेहत, हिम्मत, ताकत, कुव्वत, आफियत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।